सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो है राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में अरस्तू के बारे में आज अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। आज का जो विषय है वो है राजनीति विज्ञान, और इसका जो टॉपिक लिया है वो है अरस्तू। अरस्तू को भाई एरिस्टोटल के भी नाम से जानते हैं, और वास्तव में ये है क्या। अब सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि अरस्तू ये कौन है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यह है प्लेटो का शिष्य। एक पहचान इसकी है कि प्लेटो का शिष्य। और प्लेटो कौन है इसके बारे में इससे पूर्व की क्लास में चर्चा हो चुकी है। और राजनीति शास्त्र का जनक या पिता। पहला परिचय, अरस्तू कौन है। अरस्तू प्लेटो का शिष्य है और राजनीति शास्त्र का ये जनक है, यानी पिता है, क्योंकि यही पहला व्यक्ति है जिसने नीति शास्त्र से हटा के राजनीति शास्त्र एक नया सब्जेक्ट इजाद किया। तो कायदे से पहला यही व्यक्ति माना जाएगा जो राजनीति शास्त्र का जनक। दूसरा, अरस्तू का जन्म 384 ईसा पूर्व स्टेगिरा के थ्रेसियन नगर में हुआ था। तो इसका जन्म कब हुआ है? 384 ईसा पूर्व। काफी पुराना व्यक्ति है। अब इसका अध्ययन क्यों जरूरी है? क्या ऐसी इसमें खास बात है जो ये सिलेबस में है, अपना स्थान लिए हुआ है? तो खास बात यह कि इसने अपने जो विचार दिए, बड़ा क्रांतिकारी विचार दिए। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो उसके समकालीन और कोई दूसरा था नहीं, और था तो फिर इसका गुरु था जिसका नाम प्लेटो। पिता निकोमैकस, पिता का नाम निकोमैकस, और ये था कौन? मकदूनिया के राज दरबार में वैद्य। इसके जो पिता थे, नाम ये निकोमैकस, ये मकदूनिया के दरबार में वैद्य हुआ करते थे, यानी चिकित्सा से इनका वास्ता था। इनके दादा भी चिकित्सक थे। तो कहने का मतलब दो पीढ़ियों में ये परंपरा, ये व्यवसाय ये चला ही आ रहा है। कौन सा वाला? चिकित्सा वाला। अब चूंकि ये दो हैं चिकित्सा से जुड़े हुए, तो अरस्तू से भी कह दिया कि हाँ भाई, तो इसको भी, अरस्तू को भी चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया गया। और कि भाई तुझे भी चिकित्सक बनना है, क्योंकि तेरी पीढ़ी दो चिकित्सक से प्रसिद्धि प्राप्त की, तो तुझे भी उसी ओर बढ़ना है। लिहाजा क्या हुआ? इसको भी चिकित्सक बनने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। इन्होंने राजनीति में अपने प्रयोग करना शुरू किए। किसमें प्रयोग करना शुरू किए? राजनीति में।
चूंकि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति है, ना तो कल्पना और ना ही आदर्श, ना तो कल्पना की तरफ इसका ध्यान है ना आदर्शवाद की तरफ। प्लेटो उन दोनों में घिरा हुआ है। वो बड़ा कल्पनाशील है, तरह तरह की कल्पना करके और अपने विचार व्यक्त कर रहा है। दूसरा, वो आदर्शवादी विचार बहुत व्यक्त कर रहा है। लेकिन एरिस्टोटल के अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है। वो वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है। कौन? एरिस्टोटल। अब आगे की बात करते हैं। प्लेटो की ख्याति को देखकर वह 17 वर्ष की आयु में एथेंस चला गया। भाई प्लेटो ने अपनी अकादमी खोली और अकादमी की बहुत प्रसिद्धि थी। तो होता है कि जिसको ज्ञान की इच्छा होती है वो उस ओर भागता है जिधर ज्ञान मिलता है। तो इनके मन में जिज्ञासा हुई, उन्हें ठीक है हम भी चलते हैं। तो ये चले किधर? प्लेटो की अकेडमी में एडमिशन लेने, भाई हम भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। तब इनकी उम्र अरस्तु की कितनी थी? केवल 17 ईयर्स। तो प्लेटो की ख्याति को देखकर वह 17 ईयर्स की आयु में एथेंस चला गया। तो वहाँ पर उनकी एकेडमी में एडमिशन लेने और वहीं जाकर वह प्लेटो का शिष्य बन गया। शिष्य बन गया। यहाँ तक तो बात हो गई भाई क्लियर कि अरस्तु कौन था और किसका शिष्य था, जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब इसके आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, यह विश्लेषणात्मक एवं विधानात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति, कोई आदर्शवादी नहीं और ना ही कल्पनाशीलता के कुछ अंश इसके अंदर विद्यमान हो, कुछ भी नहीं। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है। कौन? अरस्तु। अब बात आती है मेन अरस्तु और राज्य। आज जो हमारा क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि अरस्तु ने राज्य के संबंध में अपने विचार क्या दिए, अरस्तु क्या सोचता है राज्य के बारे में। तो आज की क्लास सिर्फ इसी बात पर समर्पित रहेगी कि अरस्तु के राज्य संबंधी क्या विचार थे। हालांकि और भी हैं, लेकिन आज की क्लास सिर्फ यहीं तक रहेगी कि अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। तो इसमें देखते हैं अरस्तु अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स, भाई बहुत फेमस ग्रंथ है पॉलिटिक्स, किसका? अरस्तु का। अरस्तु अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के प्रथम अध्याय, अरस्तु अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के प्रथम अध्याय में अपनी राज्य संबंधी अवधारणा का प्रतिपादन करता है। तो एक चीज तो ये याद रखनी है कि अरस्तु ने अपनी लिखित पुस्तक, यानी पुस्तक क्या है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसका पहला अध्याय है, वो उसमें क्या दे रहा है कि वह अपने राज्य संबंधी अवधारणा का प्रतिपादन, राज्य संबंधी उसके क्या विचार है, कैसे विचार है, क्या सोचता है, ये सब कुछ उसके पहले अध्याय में वर्णित है।
एक जानकारी तो भाई आपको ये हुई। अब इसी क्रम में आगे जानकारी की ओर बढ़ते हुए देखते हैं राज्य का जन्म। राज्य का जन्म अरस्तु के अनुसार राज्य का जन्म मनुष्य जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होता है। इसका मूल परिवार में निहित है। चलिए भाई, एक लाइन ये जो लिखी गई है इस लाइन को समझते हैं तो बाकी चीज़ें क्लियर होती हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य का जन्म मनुष्य जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। अरस्तु ये कहता है कि राज्य का जो जन्म हुआ है वो हुआ किस लिए? मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है राज्य का जन्म। ये विचार किसका है? अरस्तु का। और वो कहता है कि राज्य तो बना बाद में, पहले तो परिवार बना। तो कह रहा है ना, इसका मूल परिवार में निहित है। तब यहीं पर बात समझने योग्य है कि भैया पहले बन गया परिवार, उसके बाद बन गया ग्राम, फिर नगर बन गया भैया, फिर बन गया राज्य। ये सारा क्रम, तो सबसे छोटी इकाई राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परिवार। परिवार तो वही बोल रहा है, इसका मूल परिवार में निहित है। तो यहां तक बात क्लियर होती है। अब अगला जो हेडलाइन है उसको भी जरा समझने का प्रयास करेंगे। राज्य की मुख्य विशेषताएं। राज्य की मुख्य विशेषताएं। पहली विशेषताओं में आता है, राज्य एक प्राकृतिक संगठन है। कौन कह रहा है? अरस्तु। अरस्तु कह रहा है कि भैया राज्य जो है एक प्राकृतिक संगठन है। अब इस बात को वो कैसे सिद्ध कर रहा है कि ये प्राकृतिक संगठन है, इसको भी समझिए। अरस्तु के अनुसार राज्य का जन्म अरस्तु के अनुसार परिवार एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु ये कह रहा है कि जो परिवार है वो एक प्राकृतिक संस्था है, ठीक। और परिवार से क्या बना? परिवार से नगर, और नगर से फिर राज्य बने। मतलब परिवार से ग्राम बना, ग्राम से नगर, और फिर राज्य बन गया। तो कहना यह चाहता है कि जो चीज की उत्पत्ति उस मूल प्राकृतिक संस्था से ही हुई है, तो जो बड़ा रूप है वो भी क्या होगा? प्राकृतिक ही होगा। तो इसलिए बोला ना, राज्य एक प्राकृतिक संगठन है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति किससे हो रही है? प्राकृतिक से। तो जिसकी उत्पत्ति जिससे हुई है वही गुण होंगे उसमें भी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखने तथा उसकी भौतिक, बौद्धिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु
पूर्ति हेतु अनिवार्य संगठन है। अब यहाँ पर यह भौतिक, बौद्धिक और मानसिक, और यहाँ से एक मौलिक भी होता है। परिवार में किसकी ज़रूरत होती है भाई? मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, परिवार में ही होता है। और संपूर्णता अगर प्राप्त करनी है तो फिर राज्य का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि छोटी इकाई है। तो वो कह रहा है कि जो मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखने तथा उसकी भौतिक, मौलिक, बौद्धिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ये अनिवार्य संगठन है। कौन? राज्य। यानी सर्वांगीण विकास मनुष्य का अगर होगा, एक लाइन में अगर बात समझें, सर्वांगीण विकास अगर होगा मनुष्य का तो सिर्फ और सिर्फ राज्य में ही होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर होती है। उसके बाद यदि परिवार एक प्राकृतिक संस्था है तो उससे उत्पन्न होने वाला राज्य भी एक प्राकृतिक संगठन है जो विस्तृत है। अरे भैया, परिवार छोटा, राज्य बड़ा, दोनों में एक ही समानता है। चूंकि वो कह रहा है परिवार एक प्राकृतिक संस्था है और उसी से बना राज्य, तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो राज्य है वो भी एक प्राकृतिक संगठन है। तो एक बात दिमाग में बैठ गई, अरस्तु ने बताया कि राज्य कैसा है? प्राकृतिक संगठन। ठीक है भाई, दूसरा हेडिंग देखते हैं। दूसरी बात ये क्या कहते हैं, वो दूसरी हेडिंग में देखते हैं। वो कहते हैं राज्य सर्वश्रेष्ठ, राज्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन है। राज्य एक तो कह दिया सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन है। अब इस बात को भी समझेंगे। अरस्तु के अनुसार अन्य सभी संगठन उसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं जिसकी पूर्ति के लिए इसका गठन किया गया है। मान लो थोड़ी देर के लिए राज्य नहीं है, कोई और संगठन है, तो जो संगठन बनाया जा रहा है उसका एक खास उद्देश्य होगा और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो संगठन बनाया गया। बहुत सारे संगठन हैं, किसी भी संगठन के बारे में आप दिमाग में विचार लाइए और तुरंत पता चल जाएगा कि भाई उस संगठन का उद्देश्य ये है। लेकिन होना क्या है? किंतु राज्य मनुष्य की सभी अर्थात भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संगठन है। और ऐसा संगठन है जो हर वक्त सक्रिय रहता है। ऐसा संगठन है जो हर वक्त कैसा रहता है? सक्रिय रहता है।
तो साफ साफ लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए। अरस्तु के अनुसार अन्य सभी संगठन उसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं जिसके लिए इनका गठन किया जाता है। लेकिन भैया राज्य मनुष्य की सभी, अर्थात चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो नैतिक हो, इन सभी की पूर्ति का एकमात्र साधन है अगर कोई, तो वो है राज्य। राज्य के अंतर्गत मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। तो इसलिए बोल रहा है राज्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन है। अरे भाई वो चीज सबसे बढ़िया है जिसमें सर्वाधिक विकास हो रहा हो तो वो राज्य है। ये विचार अरस्तु दे रहे हैं अपने किसके संदर्भ में? राज्य के संदर्भ में। तीसरा, राज्य व्यक्ति से प्रथम। अरस्तु कह रहे हैं देखो भाई, राज्य जो है वो व्यक्ति से पहले आता है, व्यक्ति बाद में आता है। अब ये बात कैसे समझें? राज्य शरीर है, वो मानता है कि भाई राज्य क्या है, वो एक शरीर है, और व्यक्ति उसका अंग। अंग का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि शरीर का अस्तित्व। ये बड़ा बेहतरीन तर्क दे रहा है। अब चूँकि विचारक है, बहुत बड़ा राजनीति शास्त्र का विद्वान तो है ही, और विद्वान जब व्यक्ति होता है तो विचार उसके कुछ हटके ही होते हैं। तो वो ये तर्क दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई राज्य जो है व्यक्ति से प्रथम है। क्यों? कि राज्य को उसने मान लिया शरीर और व्यक्ति उसका अंग मान लिया। जिस प्रकार से अंग का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि शरीर है। अरे ये हाथ चल रहा है, ये पैर चल रहा है और शरीर के बाकी अंग चल रहे हैं, वो कब? जब ये पूरा शरीर अस्तित्व में है, इसका मतलब ये जीवित है और ये वर्किंग है। और जब ये जीवित नहीं रहेगा तो पैर और हाथ और बाकी सब अंग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो कहता है कि राज्य व्यक्ति से पहले है। ठीक है भाई, ये तर्क देके उसने इस बात को सिद्ध कर दिया। किसने? अरस्तु ने। बढ़िया आदमी है। अगला है चौथा नंबर, नगर राज्य के विकास का अंतिम रूप। नगर राज्य मतलब सिटी स्टेट। वो कहता है नगर राज्य विकास का अंतिम रूप। अब इसको भी समझें। अरस्तु परिवार और ग्राम के माध्यम से विकसित होने वाले नगर राज्य को मनुष्य के राजनीतिक विकास का अंतिम रूप मानता है। नगर राज्य की अरस्तु के लिए आदर्श राज्य का स्वरूप था।
एक से ज़्यादा अगर इंद्रियों का प्रयोग किया जाए, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो चाहे वो कर्म इंद्रियां हो, तो किसी भी चीज़ को सीखने में बड़ी आसानी होती है। अगर सीखने की प्रक्रिया में किसी एक इंद्रिय का प्रयोग हो रहा है, किसी एक सेंस का प्रयोग हो रहा है, जो सेंस ऑर्गन है हमारे, तो धीमा होगा। अगर वहीं 2 या 3 जुड़ जाएं तो वो अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो सीखने का प्रोसेस है, बहुत तेज हो जाता है। मेरा लिखने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि अगर मैं लिख रहा हूँ और आप उसको देख रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। अरे भाई, जब तक नहीं जुड़ोगे तब तक कोई चीज़ समझ में आएगी नहीं। और जुड़ने का एक मेरा तरीका ये भी है, तो मैं इसके लिए आपको जोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं लिख कर किसी चीज़ को ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये लिखा हुआ है कि अरस्तु परिवार और ग्राम के माध्यम से विकसित होने वाले नगर राज्य को मनुष्य के राजनीतिक विकास का अंतिम रूप मानता है। कौन मानता है? अरस्तु। नगर राज्य की अरस्तु के लिए आदर्श राज्य का स्वरूप था, यानी नगर राज्य ही, वो कह रहा है नगर राज्य ही ये आदर्श राज्य का स्वरूप है। ठीक है भाई, यह बात भी मान ली। अगला पॉइंट में कहता है अगला पॉइंट कहता है आत्मनिर्भर राज्य। आत्मनिर्भर राज्य। अरस्तु राज्य को एक आत्मनिर्भर इकाई मानता है। परिवार तथा ग्राम, परिवार तथा ग्राम में मनुष्य की आंशिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, किंतु राज्य में सर्वांगीण। अरस्तु कहना चाह रहा है ये कि भाई परिवार जो है और ग्राम है उसमें मनुष्य का विकास तो होता है, लेकिन भाई पूरी तरह से नहीं होता, आंशिक तौर पर होता है। लेकिन राज्य में सर्वांगीण विकास होता है। राज्य में कैसा विकास होता है? सर्वांगीण। और छठवां अपना पॉइंट वो देता है, वो ये भी कहता है विविधता। विविधता में एकता का प्रतीक। वो राज्य के संदर्भ में एक बात और कहता है कि भाई विविधता में एकता का प्रतीक। और यहां भी वो वही तर्क देता है, शरीर और अंग, शरीर एवं अंग। वो कहता है भैया विविधता का मतलब अनेक अंग, और फिर भी वो जुड़े हुए शरीर से ही है, तो अलग अलग होते हुए भी वो एक है। ये बात अरस्तु राज्य के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कर रहा है। अब अपने जब विचार व्यक्त कर रहा है तो आप और हम क्या कर रहे हैं? उनके विचारों को आत्मसात कर रहे हैं कि भाई ये जो कहना चाह रहा है, क्या तत्कालीन समाज से लेकर आज तक प्रासंगिक है या नहीं है भाई? इसीलिए तो वो है आदमी बड़ा जन्नती है, क्योंकि उसके जो विचार हैं वो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो
तो आज भी वो प्रासंगिक हैं। इसलिए मेरी और आपके बीच में जो चर्चा हो रही है अरस्तु के संदर्भ में राज्य को लेकर, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा कि राज्य के बारे में अरस्तु क्या सोचता है, कैसा राज्य होना चाहिए। थोड़ा और बढ़ते हैं इसके आगे, समझते हैं अरस्तु का आदर्श राज्य। लो जी, क्या कहना चाह रहा है? अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में अपने आदर्श राज्य का वर्णन किया है। 7वीं पुस्तक मतलब 7वां अध्याय, किसका वर्णन किया है? आदर्श राज्य का। अब देखा जाए, ये जो शब्द बार बार कह रहा है आदर्श आदर्श, है ना, तो ये आदर्श शब्द जो इसके दिमाग पर चढ़ा हुआ है, फिलहाल तो राज्य के संदर्भ में ही चढ़ा हुआ है, आया कहाँ से इसके पास? अब फिर याद करो कि प्लेटो इसका गुरु है, बेहद आदर्शवादी आदमी है, तो गुरु की छाप तो शिष्य पर पड़ेगी, क्योंकि गुरु के संकल्प से ही शिष्य सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता है। क्योंकि शिष्य तो बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, कभी किसी गुरु का संकल्प रहा होगा और शिष्य आगे बढ़ गया होगा। किस क्षण उसने संकल्प लिया हो, है ना, शिष्य आगे बढ़ जाता है। मेहनत, समय पर जब भी हम वृक्ष लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है भाई, कि इतने समय के बाद इस पर फ्लावर आएंगे या फ्रूट्स आएंगे। अब ऐसे तो है नहीं कि आज लगाए और कल आ गए। ऐसे ही सफलता का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं। सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, पूरी कीमत अदा करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, रात और दिन पढ़ना पड़ता है, फिर कहीं जाकर टेस्ट निकलता है। अब कोई कह रहा है अरे हम तो 2 घंटे पढ़ के ही टेस्ट निकाल दिया। अच्छा, यह कौन सी गुटी पिका है भाई? अरे भाई, जो समय है निर्धारित है कि भाई इतनी कीमत देनी है तो वो देता। हाँ, आईक्यू लेवल सबका अलग अलग होता है, तो इतना अंतर थोड़ी हो जाएगा, इतना अंतर नहीं होता। सबको मेहनत करनी पड़ती है सफलता पाने के लिए, क्षेत्र चाहे कुछ भी रहा हो। और कोई भी व्यक्ति जिसको ये लगता हो कि मैं सफल नहीं हो सकता, कि पूरी प्रकृति, पूरी कायनात उसके साथ होती है, क्योंकि उसको जो जन्म मिला है वो इसमें किसी का योगदान नहीं है। प्रकृति ने उसको उसी परिवार में जन्म दिया। ऐसा क्यों? कहीं और परिवार में भी जन्म हो सकता था, लेकिन नहीं, उसी परिवार में उसको जन्म मिला है। तो उसने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई थी कि सेवा में श्रीमान महोदय मुझे इस परिवार में पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में जन्म दो ना। प्रीडेस्टाइन, पहले से निर्धारित है कि आपका जन्म कहाँ होगा। जब जन्म के बारे में नहीं पता कि हम कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना, और मृत्यु के बारे में भी नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे मृत्यु के बाद, तो इतना तनाव क्यों? क्योंकि हमको दोनों ही, जो बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, दोनों के बारे में नहीं पता। तो बीच का ये झंझट जो है, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? भाई मेहनत करो। लोग कहते हैं अरे मेहनत तो गधा भी करता है। अबे तरीका होता है मेहनत करने का। कौन सा व्यक्ति किस काम को कर रहा है उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। डूब जाने का मतलब अपने आप को खो दो, वो काम जो आप कर रहे हैं वो काम रह जाए, तुम खो जाओ, इतने डूब जाओ, दड़ाम से सफलता तुम्हारे पीछे चलती हुई नजर आएगी। लेकिन हम क्या रहते हैं, डबल माइंड, इधर भी बैठे हैं, दिमाग कहीं और जा रहा, कंसंट्रेशन नहीं है, तो फिर स्थिति क्या हो जाएगी, फिर सफलता हमसे बहुत दूर रहेगी।
मैं फिर कह रहा हूं, आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, चाहे वो दे रहे हो टीजीटी का, पीजीटी का, ठीक है ना, या इससे ऊपर चलो पीसीएस का, आईएएस का, सुपर टेट और ले लो भाई, ये जितने भी हैं ये सब देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। हाँ, आसानी से, एक भी नहीं होगा आसानी से पास। करना क्या पड़ेगा कि भाई ये सब की कीमत है। कौन सी कीमत? समय। समय दो, सिलेबस के हिसाब से इनकी पूरी तैयारी की जाए। बिल्कुल ये समझ लिया जाए कि इसमें और इसमें क्या क्या सिलेबस है और कितना कितना पाठ्यक्रम के हिसाब से हमको पढ़ना है, ये समझ में आ जाना चाहिए। पहले तो यही समझो कि भाई आ क्या रहा है पेपर में, उसके बाद मटेरियल कलेक्ट हो और फिर पूरी तरह से समर्पित हो जाओ कि देखो भाई अब हमें तैयारी करनी है, एक निश्चित समय उस टाइम सिर्फ पढ़ाई होगी और फिर टेस्ट निकलता। एक बार पूरी तरह से पूरी एनर्जी झोंक दो, जो भी टेस्ट इनमें से दे रहे हैं आप। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, मैंने तो एग्जांपल लिया है। पूरी एनर्जी झोंक दो, टेस्ट निकल आएगा। क्योंकि मनुष्य को पैदा करने वाला ईश्वर, और जो ईश्वर ने तुमको ये बुद्धि दी है, पूरी प्रकृति जो वो चला रहा है, क्या तुमको ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं दे पाएगा? अरे देने वाला वो है, तुम काम करो भाई, वो तो धड़ाम सा देने को तैयार बैठा है। आओ तो सही मैदान में, लेकिन पूरी ताकत से आओ, पूरी जोश के साथ आओ, पूरे जुनून के साथ आओ। वो बाहें फैलाए तैयार खड़ा है, बस ज़रूरत इस बात की है कि कोई मन से आए, पूरे मन से। आधे मन से आने वाले दूसरे को देखते रहते, अरे उसकी लगी नौकरी, अच्छा उसकी लगी, अच्छा। खुद पहले अपने आप को आकलित करो कि भैया हम कहाँ कमज़ोर हैं, और जहाँ जहाँ कमज़ोर हैं वहीं पर अपने पॉइंट बनाइए, टिक कर लीजिए। ये चीज़ों में सुधार करना है। डेली आकलन करिए, शाम को सुबह। प्रकृति देने के लिए पूरा ब्रह्मांड तैयार है, क्योंकि तुम प्रकृति के हिस्सा हो। हम सब प्रकृति के हिस्सा हैं। हमें जो कुछ मिल रहा है वो प्रकृति दे रही है, और जम के दे रही है। शर्त यह है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। ठीक है भाई। अरस्तु बेहद जन्नती आदमी है, उसके बारे में चलेंगे। वो बात कर रहा है किसकी? राज्य की। तो वो कहता है 7वीं पुस्तक यानी 7वें अध्याय में वो क्या कह रहा है? आदर्श राज्य का वर्णन कर रहा है। कौन कर रहा है? अरस्तु। अब इसके बाद आदर्श राज्य का उद्देश्य। मैंने अभी बताया था आपको कि ये आदर्श राज्य का जो कंसेप्ट है इसके दिमाग में जो बैठा है वो गुरु की देन है। गुरु प्लेटो। प्लेटो ने भी अपनी एक किताब लिखी, द लॉज। इससे प्रेरित होकर किस किताब से? इससे प्रेरित होकर अरस्तु के दिमाग में आया, हाँ भाई आदर्श राज्य भी कोई चीज़ होती है। तब उसने ये विचार अपने दिमाग में दिए। तो कहने का मतलब ये पूरी तरह से ये विचार उसका नहीं है, अरस्तु का है ही नहीं, सीधा सीधा उसके गुरु प्लेटो का है। तो क्या कहता है? आदर्श राज्य का उद्देश्य, इसमें भी समझे, ऐसा उत्तम जीवन जो व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक और नैतिक
दृष्टि से सर्वांगीण विकास करता हो, प्राप्त करना राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। अरस्तु कहता है ऐसा उत्तम जीवन, जीवन भी कैसा हो, उत्तम। उत्तम के लिए वो क्या कह रहा है, ऐसा उत्तम जीवन जो व्यक्ति को भौतिक, अरे बार बार ये भौतिक आ रहा है, भौतिक का मतलब क्या है, हम लोग जितनी सुविधा की चीजें इकट्ठी करते हैं और बेहद आवश्यक जो जीने के लिए हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये सब क्या है, भौतिक है। तो भौतिक और बौद्धिक मानसिक विकास भी होता है, राज्य में ही होगा भाई। परिवार से उठ के सीधे कहाँ जाएगा वो, नगर, ग्राम, ग्राम के बाद सीधे राज्य, वहाँ पता चलता है उसका। तो कहता है बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से आचरण की बात बहुत कर रहा है, कौन, अरस्तु। तो नैतिक दृष्टि से अगर ये तीनों चीज़ें देखी जाए, भौतिक, बौद्धिक और नैतिक, तो इनका विकास करना उद्देश्य किसका होना चाहिए, राज्य का। अगर राज्य इन तीनों चीज़ों को मनुष्य के अंदर विकसित करने में असफल हो रहा है तो बेकार राज्य है। फिर वो कौन कह रहा है, अरस्तु। वो कह रहा है ऐसा इनको प्राप्त करना राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। तीनों चीज़ें, बौद्धिक भी हो, नैतिक भी हो और भौतिक भी हो। चलिए भाई, ये तो रही अरस्तु के आदर्श राज्य के उद्देश्य की बात। अब जरा विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करते हैं। आदर्श राज्य की विशेषताएं। पहला, नैतिक स्वरूप। राज्य द्वारा व्यक्ति के भौतिक उत्थान के साथ साथ नैतिक दृष्टि से सद्गुणी चरित्र वाला बनाना। देखिए बात बहुत बढ़िया कह रहा है। ये कह ये रहा है कि अगर नैतिक स्वरूप है राज्य में, ठीक है, तो वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल है। राज्य द्वारा व्यक्ति के भौतिक उत्थान, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली, बहुत सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें प्राप्त कर ली, लेकिन नैतिक दृष्टि से अगर व्यक्ति बिल्कुल असफल है, उसमें सद्गुण वाला चरित्र, सद्गुण है ही नहीं उसके अंदर, तो राज्य असफल हुआ। आप डेली अखबार पढ़ते हैं और डेली ऐसी घटनाएं होती हैं जो चरित्र पर सीधा अटैक करती हैं। तो मनुष्य चरित्रवान नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे ही नहीं है, अधिकांश है। अगर जब देखने को मिल रहा है तो वो चारित्रिक पतन देखने को मिल रहा है। और चारित्रिक पतन जब होता है तो फिर वहाँ कैसी स्थिति होती है, डांवाडोल। प्रजातंत्र बनाया भैया, राज्य, सभी व्यक्तियों का इसमें योगदान है। अब वही प्रजातंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ चंद अधिकारी, सारे तो नहीं, कुछ, तो ये सिस्टम को बहुत ज़्यादा करप्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं। तो उनमें ये जो करप्शन आया, ये कहाँ से आया, कमी हो गई भैया नैतिक दृष्टि से, यानी नैतिकता खत्म। और जब नैतिकता खत्म हो जाएगी तो सद्गुण कहाँ से आएंगे, चरित्र वाला कहाँ से आएगा। तो ऐसी दशा में तो वो कह रहा है कि आदर्श राज्य में व्यक्ति अगर भौतिक उत्थान, उसकी उपलब्धि
सारी चीज़ों पर वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर ले रहा है, भौतिक चीज़ों को, सुख सुविधाओं को बढ़ा रहा है, लेकिन चारित्रिक रूप से अगर बेकार हो रहा है तो राज्य का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, असफल है। दूसरा वो कहता है मध्यम मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादक, मध्यम मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादक। अब इसको भी समझे तो एक लाइन लिखते हैं, उसको समझते हैं पहले। अरस्तु की धारणा है कि जिस राज्य में दो ही वर्ग विद्यमान हैं, एक तो अत्यधिक धनी एवं अत्यधिक निर्धन। अगर किसी राज्य में दो वर्ग हों, एक तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, धनवान, और दूसरा कैसा हो, अत्यधिक निर्धन। अब दोनों के बीच में सामंजस्य होगा कैसे? दोनों के बीच में सामंजस्य यानी मैत्री भाव तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो वो ये कह रहा है कि भाई इन दोनों के बीच में एक रास्ता ढूंढो। तो वो ढूंढा मध्यम मार्ग, और उसमें मध्यम वर्ग है वो शक्तिशाली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो ये मध्यम वर्ग ना तो ज़्यादा धनी और ना ज़्यादा निर्धन, बीच का हो। तो कह रहा है कि ऐसा राज्य होना चाहिए, मध्यम वर्ग उस पर ज़्यादा हावी हो, न ज़्यादा गरीब हो न ज़्यादा निर्धन हो। यह अरस्तु का विचार। चलिए भाई, यह मध्यम मार्ग वाली बात कही है इसने, इसका मतलब क्या था यह भी समझ में आया। इसके बाद है विधि का शासन। विधि का शासन। अरस्तु का आदर्श राज्य सदा एक संवैधानिक या विधि द्वारा प्रशासित राज्य। वो कहता है अरस्तु कि देखो भाई, शासन होना चाहिए विधि, विधि का मतलब कानून। अरस्तु का आदर्श राज्य सदा एक संवैधानिक या विधि द्वारा प्रशासित राज्य। बोला भैया कोई कानून बना लो, कोई विधि बना लो। अपने देश में जो संविधान है, तो पूरा देश किससे चल रहा है? एक नियम से चल रहा है, संविधान से चल रहा है। और भारत राज्यों का संघ है। क्या है? संविधान में क्या लिखा हुआ है? भारत एक राज्यों का संघ है। तो यही बात तो कह रहा है कि आदर्श राज्य का क्या मतलब है? सदा एक संवैधानिक या विधि द्वारा प्रशासित राज्य। और कह रहा है अरस्तु कि भाई विधि या संविधान से राज्य को प्रशासित किया जाना चाहिए। और व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन अधिक श्रेयस्कर है। अरस्तु कहता है कि भाई अगर कोई एक व्यक्ति शासन कर रहा है ना, एक व्यक्ति की तुलना में वो कह रहा है कि विधि का शासन
कैसा है? श्रेयस्कर, बढ़िया है, उत्तम है विधि। ये विचार आदर्श राज्य के बारे में कौन व्यक्त कर रहा है? अरस्तु। देखो भाई, आज आदर्श राज्य के बारे में जो चर्चा हुई, क्लास लंबी हो जाएगी, इसका बाकी हिस्सा किसी और दिन पूरा तो करेंगे, लेकिन किसी और दिन करेंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं और मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक यूं ही जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अध्ययन में रत रहिए। धन्यवाद।